हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में 10 यूनिट हैं जैसा कि आपको पता होगा। और यूनिट नंबर 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी एंड एमपीपीएससी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस टॉपिक में इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल कौन कौन से हैं संविधान में जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यूपीएससी में जो मेंबर्स होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं और चेयरमैन होते हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो सदस्य और चेयरमैन होते हैं उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है और उनका रिमूवल का क्या प्रोसेस है। उसके बाद हम देखेंगे इनके फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करते हैं ये अपना संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो पहले पूछे भी जा चुके होंगे। और फिर कुछ प्रीवियस चेयरमैन्स जो हैं उसकी लिस्ट मैंने इसमें दी हुई है। एमपीपीएससी में जितने भी चेयरमैन हुए हैं पहले उनकी लिस्ट है। तो एक बार आपको पढ़ के जाना बनता है इसको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं एमपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री से। यूपीएस ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था अपने देश पर, तो होता क्या था 1854 से पहले क्या था, जो भी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वो अपनी मर्ज़ी से जो है अधिकारियों को अपॉइंट करते थे यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज में जो होते थे, और वो अधिकारी फिर इंडिया में आके यहाँ का कामकाज देखते थे। 1854 तक इसी तरह से अपॉइंटमेंट होती थी, कोई रूल नहीं था, कोई मेरिट बेस कुछ नहीं था। केवल उन्होंने इसको चाहा कि ये हमारा बंदा है, इसको हम अपॉइंट कर देते हैं, तो वो हो जाता था। अच्छा, 1854 में मैकॉले कमीशन बैठा था। उसने रिकमेंड किया कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो हैं इसमें मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट की जाए। उसने बोला कि एक एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ तो बेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप इसको रिकमेंड करेंगे, जिसके बेसिस पे आप रिक्रूटमेंट करेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज में, तो ऐसा होना चाहिए। तो मैकाले कमीशन ने ये सजेशन दिया और इस सजेशन को मान लिया गया। उसके बाद 1854 से लंदन में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने लगा। ये एग्ज़ाम लेकिन केवल लंदन में कंडक्ट किया जाता था, इंडिया में इसको कंडक्ट नहीं किया जाता था। अब सोचिए आप, इंडिया में कोई सिविल सर्विसेज के लिए काम उसको इंडिया में करना है, लेकिन एग्ज़ाम उसका लंदन में होता था। इसको इसीलिए किया गया था ताकि इंडियंस जो हैं बहुत कम से कम सर्विसेज में आ सकें। इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस की ही भागीदारी कम रखने के लिए इसको लंदन में ही केवल कराया जाता था ये एग्ज़ाम। और इसकी मैक्सिमम एज भी जो थी 23 ईयर्स की थी। तो आप सोचिए 23 ईयर्स मैक्सिमम एज थी। इतनी कम एज में आपको इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर निकालना है तो उस टाइम में आपको लंदन जाना होगा, और उस टाइम आपको सिलेबस जो था उसमें ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश जो आर्किटेक्चर और लिटरेचर जो था उसको पढ़ना है, और उसके बाद आपको उसको निकालना है। और ये सब आपको 23 की एज में उससे कम में करना है। तो कितना टफ होता था उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज निकालना। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 1850s में सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज क्रैक किया। उसके बाद ये 1887 में एक कमीशन और आया था, एंचिस्टन कमीशन। उसने रिकमेंड किया था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। एक हमारा होगा सेंट्रल, एक प्रोविंशियल, इसको इम्पेरियल बोलेंगे, इम्पेरियल, एक प्रोविंशियल और एक सबऑर्डिनेट। तो ये 3 कमीशन तीन पार्ट्स में डिवाइड करने को एंचिस्टन कमीशन ने सजेस्ट किया 1887 में। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ये आया 1919 में, जैसा आप सबको पता होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसके बाद ही आया था। ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया, इसने क्या कहा आप देख लेते हैं। इसमें फाइनली जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो एग्री करी कि ठीक है, एग्ज़ाम जो है इंडिया में भी कराया जाएगा। जो एग्ज़ाम लंदन में होता था 1854 से ही लंदन में ही हुआ आ रहा था। मॉडरेट्स, जैसा आपको पता होगा, गरम दल और नरम दल वाले जो थे
इनकी डिमांड थी पहले से ही कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसका इंडियनाइजेशन किया जाए, यानी कि उसका भारतीयकरण किया जाए। तो ये डिमांड इनकी लगभग 50 साल तक चलती रही। उसके बाद 60-50 साल से भी ज़्यादा, उसके बाद 1919 में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, उसमें ये प्रोविज़न था कि ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसको इंडिया में भी कराया जाएगा। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें लिखा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम अब, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम अब, यूपीएससी तो था नहीं उस टाइम, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम अब इंडिया में भी कराया जाएगा। तो इसके बाद 1922 में पहली बार एग्ज़ाम हुआ इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विसेज का। उसके बाद 1924 में एक और कमीशन बिठाला गया जिसको अपन बोलते हैं ली कमीशन, या फिर इसको अपन रॉयल कमीशन भी बोल देते हैं। इसने सजेस्ट किया कि आईसीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है इंडिया में, ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बॉडी बनाई जानी चाहिए, पर्टिकुलर बॉडी जो इस काम को करे। तो उन्होंने बोला एक कमीशन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बोला एक कमीशन बनाया जाना चाहिए जो इस काम को करे, जो इस इलेक्शन, जो ये प्रोसेस हो रही है, एग्ज़ाम हो रहा है, उसको देखे। तो 1924 में इन्हें सजेस्ट किया, और 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। इसको यूपीएससी नहीं बोला गया, इसको केवल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला गया, और ये केवल केंद्र के स्तर पर बनाया गया। इस प्रोविंस में कोई सर्विस कमीशन नहीं था इस टाइम तक। तो ये 1926 में 1 अक्टूबर को पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई इंडिया में। उसके बाद देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो 1935 में आया था एक्ट, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना था, इसका नाम बदल के कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों किया गया? क्योंकि इसी 1935 के एक्ट में प्रोविंस के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कही गई थी। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आप लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर बना रहे हैं, तो जो सेंट्रल स्तर पे है उसको तो आपको फेडरल बोलना ही पड़ेगा। तो इस तरह से पहली बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1935 का एक्ट जो था उसमें, और इसने काम शुरू किया 1937 से। 1 अप्रैल 1937 से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जिस्ट में आ गया, मतलब ये काम करना स्टार्ट कर चुका था 1 अप्रैल 1937 से। और इसी एक्ट में हमारे प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी बन चुके थे। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा संविधान जो है जब इन्फोर्स हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को 1950 को, तो यही जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसी का नाम बदल के हमने क्या कर दिया, यूपीएससी, जिसको आज हम जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो ये रही इस यूपीएससी की सारी हिस्ट्री। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स मतलब संविधान में यूपीएससी से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हैं और किस आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है, हम ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 315 जो है ये बोलता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और एक स्टेट पीएससी, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग, हर स्टेट के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा और एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही आर्टिकल 315 में ये भी कहा गया है कि एक ही स्टेट पीएससी, मतलब एक ही राज्य लोक सेवा आयोग 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी काम कर सकता है। इसको हम बोलेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, फिर उसके बाद आता है एक और, इसमें प्रोविज़न है आर्टिकल 315 में ही, वो क्या है, यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम भी कर सकता है अगर उस स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करे तो, और साथ में प्रेसिडेंट का कंसेंट हो तो। मतलब क्या है, यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग, वो राज्य स्तर की परीक्षा भी ले सकता है, राज्य स्तर की लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी ले सकता है अगर उस राज्य का गवर्नर यूपीएससी से रिक्वेस्ट करे
और साथ में प्रेसिडेंट इस बात के लिए मान जाए तो यूपीएससी स्टेट पीएससी का काम भी कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 316 पे। आर्टिकल 316 बोलता है अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, तो ये हम भी डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट आगे। आर्टिकल 317 बोलता है कैसे हटाया जाता है मेंबर्स को और चेयरमैन को, ये भी हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 318 सर्विस कंडीशंस के बारे में बोलता है और नंबर ऑफ़ मेंबर्स। आर्टिकल 329 बोलता है कि यूपीएससी के मेंबर्स हैं और जो कमीशन है, एक बार अगर यूपीएससी मतलब जो अपने करंट पद से रिटायर हो गए तो फिर वो कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। आर्टिकल 320 बोलता है कि यूपीएससी के और संघ लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो हैं उनके क्या क्या काम है। आर्टिकल 321 इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आर्टिकल 322 में हम देखेंगे कि सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उस पर चार्ज होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। आर्टिकल 318 बोलता है कि यूपीएससी जो है उसमें कितने मेंबर होंगे। तो आर्टिकल 318 बोलता है कि एक तो होगा चेयरमैन और मेंबर्स होंगे कुछ, लेकिन मेंबर्स होंगे कितने ये इस आर्टिकल में लिखा नहीं गया है। इस आर्टिकल में लिखा गया है 318 में कि मेंबर्स कितने होंगे जितने प्रेसिडेंट चाहेगा। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया गया है, जितने भी प्रेसिडेंट सोचे 4 हों 5 हों 6 हों, प्रेसिडेंट सोचे उतने अपॉइंट हो जाएंगे मेंबर्स। ठीक है, अच्छा, और इन मेंबर्स की और यूपीएससी के जो भी चेयरमैन हैं उनकी टर्म्स जो हैं, सर्विस की टर्म्स, मतलब कितने साल काम करेंगे वो, कितना कब रिटायर होंगे वो, कितनी एज तक, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। और एक चीज़ और है, मान लीजिए 5 मेंबर हैं और एक चेयरमैन है, जैसा कि करंट कंडीशन में है, अभी एक चेयरमैन है और 5 मेंबर हैं, 6 हो गए हैं यूपीएससी में टोटल। तो संविधान बोलता है कि इन 6 मेंबर में से कम 3 मेंबर, मतलब 1/2, आधे मेंबर जो हैं कमीशन के, कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी में रहे हों। वो सरकारी नौकरी किसी भी स्तर पर हो सकती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, कम से कम 10 साल लेकिन सरकारी कामकाज का उनको अनुभव होना चाहिए। आधे कमीशन के आधे मेंबर्स को कम से कम। उसके बाद देख लेते हैं एक्टिंग चेयरमैन। मान लीजिए कोई चेयरमैन हैं, अभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या कहीं बाहर जा रहे हैं, वो किसी भी कारणवश अगर वो ऑफिस में अटेंड नहीं कर सकते हैं तो एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को। संघ लोक सेवा आयोग और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चेयरमैन को। और स्टेट पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में गवर्नर करेगा वो काम। ऑब्वियस सी बात है, यूनियन लेवल पर जो काम प्रेसिडेंट कर रहा है वही काम तो स्टेट लेवल पे गवर्नर करता है। तो एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट पीएससी के गवर्नर। ओके, उसके बाद रिटायरमेंट एज, यूपीएससी में जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है 6 साल तक काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 65 साल तक। जो भी इन दोनों में से जल्दी हो उस डेट पे रिटायर हो जाएंगे। ये किसके लिए है, यूपीएससी के लिए केवल। और स्टेट के पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके मेंबर्स 6 साल तो करेंगे लेकिन मैक्सिमम एज होगी 62 साल। अगर 62 साल होती है तो इनको रिटायर होना होगा। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। भाई जो स्टेट पीएससी होते हैं और जो जॉइंट पीएससी होते हैं इनकी एज 62 साल है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनके मेंबर जो हैं 62 साल में रिटायर होने के बाद ही यूपीएससी के जाते हैं, यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन जाते हैं मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब ये इनकी 62 एज होगी और ये रिटायर हो जाएंगे, यहाँ पे एज 65 है यूपीएससी की, मतलब 3 साल और हैं इनके पास, तो यहाँ से इन्हें जो अनुभव मिला है वो ये 3 साल तक यूपीएससी में दे सकते हैं। अब मान लीजिए अगर यहीं पे 65 साल कर दी होती इनकी एज भी,
तो यहाँ से ये रिटायर हुए, फिर यूपीएससी में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि यूपीएससी की भी एज ही 65 साल है। तो इसलिए कि इनका अनुभव को यूपीएससी में भी यूज़ किया जा सके, इसलिए हमने संविधान ने इनकी एज 62 रखी रिटायरमेंट की और इनकी 65। ठीक है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि रिटायरमेंट की एज यूपीएससी की 65 साल है और इनकी 62 साल है, या फिर 6 साल का कार्यभार। अब देखते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट्स। फर्दर अपॉइंटमेंट्स का मतलब है एक बार जो कोई मेंबर या चेयरमैन रिटायर हुआ तो उसको आगे कैसी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, कहाँ काम कर सकता है वो, तो देख लेते हैं। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेंबर है, वो अगर रिटायर होता है तो उसके लिए आगे क्या रास्ते हैं। ऑब्वियसली 65 साल की एज हो गई है तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है। अगर 65 साल से कम की एज है तो अभी वो स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है, ओके, या फिर यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर यूपीएससी का ही चेयरमैन भी बन सकता है। ओके, इस कौन बन सकता है? स्टेट पीएससी का मेंबर जो रिटायर हो चुका है वो स्टेट पीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है और यूपीएससी में भी जा सकता है वो। मतलब कुल मिला के स्टेट पीएससी से कोई बंदा रिटायर हुआ है तो वो यूपीएससी के लिए उसके रास्ते खुले हुए हैं। यूपीएससी में मेंबर या चेयरमैन बन सकता है वो, साथ में इसे स्टेट पीएससी का भी चेयरमैन बन सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो और वो रिटायर हो गया है, 65 साल से कम का है, तो वो यूपीएससी में जा सकता है, उसका मेंबर बन सकता है, उसका चेयरमैन बन सकता है। थर्ड पॉइंट, अगर यूपीएससी का ही मेंबर है वो रिटायर हुआ है तो वो केवल यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, वो किसी स्टेट पीएससी में जाके काम नहीं कर सकता। ना ही स्टेट पीएससी का चेयरमैन बन सकता है वो, ना ही मेंबर बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल वो यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लायक रहेगा, एलिजिबल रहेगा, इसके अलावा वो कोई पोस्ट नहीं ले सकता है। उसके बाद अगर यूपीएससी का ही मेंबर, इस बार यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर हो गया, मान लीजिए, अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर होता है तो फिर वो कहीं भी इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब हो, उसके लिए वो इनएलिजिबल रहेगा, यूपीएससी का चेयरमैन। तो मोटा मोटा ये है, यूपीएससी का चेयरमैन अगर है और वो रिटायर हुआ है तो वो कहीं किसी भी सरकारी जॉब में काम नहीं कर सकता है। ओके, अब ठीक है, ये हो गया अपॉइंटमेंट का काम। अब रेजिग्नेशन का देख लेते हैं। रेजिग्नेशन या तो ऐसे हो सकता है कि मेंबर या चेयरमैन खुद ही रिज़ाइन कर दें, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपन उसको कोई उसको हटाने की प्रक्रिया चालू करे, ओके, या तो रिज़ाइन कर दो या फिर रिमूवल, दो चीज़ हो सकती है। रिज़ाइन अगर करना है तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन दोनों किसको करेंगे रिज़ाइन? प्रेसिडेंट को, ओके। और रिमूवल है अगर, इसको हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं रेजिग्नेशन में यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं वो, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर प्रेसिडेंट को करेंगे। और रेजिग्नेशन अगर स्टेट पीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर अगर रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो गवर्नर को करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के केस में गवर्नर को करेंगे और यूपीएससी और जेपीएससी के केस में प्रेसिडेंट को करेंगे। अब देखते हैं सस्पेंड करने का। सस्पेंड करना है अगर तो वही सिंपल सा फॉर्मूला है, यूपीएससी या जेपीएससी है तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, और स्टेट पीएससी है तो गवर्नर करेगा, ओके। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया रेजिग्नेशन और सस्पेंशन। अब हमको देखना है रिमूवल। भाई किसी पे डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, ओके, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है या कोई मिसबिहेवियर का चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा? मान लीजिए कोई चेयरमैन, मान लीजिए कोई यूपीएससी का ही मेंबर है, उस पर चार्ज लगा कि मिसबिहेवियर का, कोई भी ऐसा कुछ काम कर दिया हो उसने जिससे कि जो आइडियल कंडक्ट नहीं है,
यूपीएससी के मेंबर के लिए, तो उस पर चार्ज लगेगा मिसबिहेवियर का। उसके बाद क्या होगा, मिसबिहेवियर का जब चार्ज लगेगा उस पर, तो प्रेसिडेंट बोलेगा सुप्रीम कोर्ट से कि एक कमेटी बिठा लिए और जो चार्ज लगे हैं मिसबिहेवियर के उसको आप जांच कीजिए। फिर ये कमेटी जांच करेगी इस चार्ज के बारे में, और फिर इस कमेटी का जो भी वर्डिक्ट आएगा, मान लीजिए वो मिसबिहेवियर है, मान लीजिए नहीं है, अगर हुआ तो प्रेसिडेंट को फिर इस मेंबर को हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं हटाएगा। तो मिसबिहेवियर के केस में आपको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बिठानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर उस कमेटी का जो ऑर्डर आएगा उस बेसिस पे मेंबर को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। ये काम प्रेसिडेंट कर सकता है। ये तो हुआ यूपीएससी के केस में। और अगर एमपीपीएससी मीन्स कोई भी स्टेट पीएससी है, उसके मेंबर को हटाना है तो कौन हटाएगा। देखिए, अभी तक हमने देखा है स्टेट पीएससी का जो भी काम है गवर्नर करेगा, लेकिन हटाने के केस में क्या है, स्टेट पीएससी में भी अगर या तो आप मेंबर को हटाएं या फिर आप चेयरमैन को हटाएं। अगर मिसबिहेवियर के केस में हटाना है तो प्रेसिडेंट ही हटाएगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही हटाया जा सकेगा किसी भी स्टेट पीएससी के मेंबर को या संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर को। प्रोसेस क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराई जाए, और जांच कराने के बाद अगर साबित होता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल के हटाएगा उसको। किसी भी यूपीएससी या कोई भी मतलब संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग, इनके किसी भी मेंबर या चेयरमैन को हटाने में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है। हटाने की पावर केवल प्रेसिडेंट को होती है। गवर्नर केवल सस्पेंड कर सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, वो भी केवल स्टेट पीएससी के मेंबर्स को। समझ गए आप। मतलब अगर उसको टर्मिनेट ही करना है सर्विस को तो वो केवल प्रेसिडेंट का काम है। एक हमने देखा मिसबिहेवियर के केस में, और भी होते हैं बिहेवियर, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिसबिहेवियर के केस में तो आपको सुप्रीम कोर्ट में करना ही है। अच्छा, और अगर ऐसा प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि ये ड्यूटीज़ को जो है सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए इनका दिमाग कुछ थोड़ा लूज़ हो गया है, इसको बोलते हैं इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, या फिर मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट हो गए हों, मतलब दिवालिया हो गए हों कोई मेंबर, या फिर मान लीजिए मेंटल रूप से तैयार नहीं है इसको मेंबर रहने के लिए यूपीएससी है स्टेट पीएससी के, या फिर मान लीजिए प्रॉफिट के केस चार्जेस उन पे लगे हों कि वो कहीं और से प्रॉफिट कमा रहे हैं और एमपीपीएससी या यूपीएससी में जॉब कर रहे हैं। इन 3 केसों में इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, इंसॉल्वेंसी और प्रॉफिट, इन 3 केसों में तो सुप्रीम कोर्ट की जांच की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डर निकालेगा और इनको हटा देगा, मेंबर हो चाहे चेयरमैन हो। ठीक है, तो ये हो गया इनका पूरा रिन्यूअल का। एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आपको रिज़ाइन देना है तो नॉर्मल प्रोसेस है, यूपीएससी वाले देंगे प्रेसिडेंट को और स्टेट पीएससी वाले देंगे गवर्नर को। यूपीएससी और साथ में जॉइंट पीएससी वाले भी प्रेसिडेंट को देंगे। अगर आपको सस्पेंड करना है तो यूपीएससी के मेंबर्स को और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को प्रेसिडेंट करेगा, और स्टेट पीएससी के मेंबर्स को गवर्नर करेगा। और अगर आपको टर्मिनेट करना है तो गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है, चाहे स्टेट का पीएससी हो, चाहे जॉइंट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी को प्रेसिडेंट ही करेगा। बस क्या, अगर मिसबिहेवियर का केस है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच होने के बाद होगा, और अगर इंसॉल्वेंसी वाला केस है, मतलब आपने दिवालिया हो गए हैं, या फिर आपका इन्फर्मिटी ऑफ माइंड वाला केस है, या फिर प्रॉफिट वाला केस है, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑर्डर से निकाल के कर देगा आपको टर्मिनेट। ओके।
हो गया टर्मिनेशन और सस्पेंड का, रिमूवल का देख लिया हमने। फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन बड़े सिंपल है, आपको ही पता है यूपीएससी के क्या फंक्शंस होते हैं भाई। एग्ज़ाम कराना, रिक्रूटमेंट कराना, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए क्या कराएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी काम है, कितनी पोस्ट निकालनी है, कैसा है पेपर सेट करना है, कितनी पोस्ट निकालनी है, एग्ज़ाम कब होंगे, डेट उनकी, ये सारा काम यूपीएससी देखता है। और राज्य के केस में राज्य निर्वाचन आयोग देखते हैं। सेकंड काम क्या होता है, अगर किसी स्टेट गवर्नर ने बोला कि हमारे यहाँ भी एग्ज़ाम होने हैं पीएससी के, यूपीएससी से बोला आप थोड़ा सा हमको थोड़ा असिस्ट कर दीजिए, तो यूपीएससी असिस्ट करेगा। कब? पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा। ओके, प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद ही स्टेट पीएससी को यूपीएससी असिस्ट कर सकता है। तो ये भी एक यूपीएससी का फंक्शन है, और एग्ज़ाम कराना भी फंक्शन है। अच्छा, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी एक फंक्शन है। एग्ज़ाम लेना है, कैसा एग्ज़ाम लेना है, क्या केवल एक ही पेपर होगा या मेंस भी होगा, या प्री प्लस मेंस होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं, किस एग्ज़ाम में किस में नहीं होगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो भी सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट हुए हैं, उनकी पेंशन, उनका ट्रांसफ़र, उनका प्रमोशन, ये सारे काम, प्रमोशन और ये सारे काम यूपीएससी से कंसल्ट करके ही किए जाएंगे। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करती है सिविल सर्वेंट्स को, कोई आईएएस है उसको प्रमोट कर रही है, उसका ट्रांसफ़र कर रही है, या फिर उसका जो है पेंशन वगैरह का काम जो है, ये सारे काम यूपीएससी से कंसल्ट करके ही करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। और अगर किसी आईएएस बंदे पे या फिर कोई भी सिविल सर्वेंट पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो इसके लिए भी आपको यूपीएससी से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फटाफट देख लिया हमने फंक्शन। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, स्टेट पीएससी को या स्टेट पीएससी को अपना उनको सहयोग देना प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ। रिक्रूटमेंट की मेथड, ट्रांसफ़र कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन कोई भी अगर ले रहे हैं किसी अधिकारी के खिलाफ, तो उसके लिए भी आपको यूपीएससी का कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और पेंशन के मैटर, भाई रिटायर होने के बाद पेंशन कितनी बनेगी, हो सकता है किसी को कंपेंसेशन देने की ज़रूरत पड़ जाए, किसी की मान लीजिए कुछ लॉस हो गया है, जो सर्विस पीरियड में डेथ हो गई है, तो क्या ग्रेच्युटी वगैरह वो सब काम, वो सारा काम भी यूपीएससी देखता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी एडवाइस मांगे किसी चीज़ पे, अगर किसी भी मैटर पे, तो वो एडवाइस भी यूपीएससी देगा, और गवर्नर के केस में स्टेट पीएससी देगा। ओके, तो ये हो गया इनके फंक्शन। अब देख लेते हैं जल्दी से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एमपीपीएससी के केस में एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं ये एंचिस्टन कमीशन जो है 1887, मैंने पीछे बताया आपको, इसने ये बोला था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक तो इम्पेरियल, एक प्रोविंशियल और एक सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये नाम याद रखें आप। एंचिस्टन कब हुआ था? 1887 में ये कमीशन था। दूसरा कमीशन था ली कमीशन, रॉयल कमीशन भी बोलते हैं इसको, 1924 में गठित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट कमीशन है क्योंकि इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूपीएससी का गठन हुआ था 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 का यूपीएससी का गठन हुआ था। ली कमीशन ने बोला था, उसने रिकमेंड किया था। ठीक है, और पहले चेयरमैन जो यूपीएससी के रहे हैं वो रॉस बारकर थे। इनका फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रॉस बारकर है। उसके बाद करंट चेयरमैन जो अभी के हैं वो मनोज सोनी है। और अभी एमपीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो राजेंद्र लाल है, डॉक्टर राजेंद्र लाल एमपीपीएससी के करंट चेयरमैन हैं। इससे पहले भास्कर चौबे जी थे, वो 2020 में रिटायर हो चुके हैं।
राजेंद्र लाल जो हैं ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। इन्होंने PhD किया हुआ है हिंदी में, और पहली इंडियन चेयरमैन UPSC की जो लेडी, एकमात्र महिला जो UPSC की चेयरमैन बनी हैं, वो हैं रोज़ मैथ्यू कारजोई। ये हैं रोज़ मैथ्यू कारजोई, ये शिलोंग की हैं, मेघालय। ये एकमात्र और पहली महिला अध्यक्ष रही हैं UPSC की। ये 1992 से 1996 तक रही हैं। ओके। और पहले चेयरमैन रॉस बारकर हैं, ये अंग्रेज़ थे। ओके, 1926 में बने थे। और पहले इंडियन चेयरमैन जो थे वो HK कृपलानी हैं। ये है वो, ये पहले इंडियन चेयरमैन थे। 1947 में बने थे ये चेयरमैन, इंडिया UPSC के चेयरमैन। और MPPSC के पहले चेयरमैन DV रेगे थे। MPPSC के पहले चेयरमैन DV रेगे जी थे। और डॉक्टर PK जोशी, ये इम्पोर्टेंट नाम है, आ सकता है एग्ज़ाम में। क्या खासियत है इनकी? डॉक्टर PK जोशी जी हैं MPPSC के भी चेयरमैन रह चुके हैं और UPSC के भी चेयरमैन रह चुके हैं, साथ में छत्तीसगढ़ के भी चेयरमैन रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ PSC के। तो ये MP से रिलेटेड है और UPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं डॉक्टर PK जोशी। ओके। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये है सेक्शन 118(3). आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 में बना था, जिससे 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक क्लॉज है सेक्शन 118(3). सेक्शन 118(3), इसके तहत MPPSC को गठित किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा, सेक्शन 118(3) ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके तहत MPPSC का गठन किया गया है, 118(3) सेक्शन नंबर। इसके बाद ये लिस्ट है MP के जो चेयरमैन रहे हैं अभी तक। पहले चेयरमैन DV रेगे, जैसे हमने देखा है। उसके बाद ये सारे चेयरमैन्स हैं, एक बार आपको इसमें नज़र मारनी पड़ेगी, क्योंकि MPPSC पूछ लेता है 4 ऑप्शन देके कि ये ABCD नाम दे दिए, इनमें से कौन MPPSC का चेयरमैन नहीं रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये सारे नाम पढ़ के जाने पड़ेंगे। डॉक्टर PK जोशी, जैसा मैंने बताया कि UPSC और MPPSC दोनों में रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र लाल अभी के हैं और डॉक्टर DV रेगे पहले के हैं। बाकी के भी आप देख सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। पिछले साल 2020 का जो MPPSC का प्री था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है JPSC, ये कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर बनाना है, अच्छा पीछे मैं इसको बताना भूल गया हूँ, अभी बता देता हूँ। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने के लिए उसका काम क्या होता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 2 राज्यों के लिए एक ही जब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए हरियाणा है, पंजाब है, इन 2 राज्यों के लिए कुछ समय तक केवल एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन था। वो इधर के एग्ज़ाम भी कराता था, वो पंजाब के एग्ज़ाम भी कराता था। तो इसको अपन बोलेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का क्या तरीका है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए हरियाणा की जो विधानसभा होगी, पंजाब की जो विधानसभा होगी, इन दोनों को विधेयक पारित करना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा कि हमको एक PSC चाहिए जॉइंट। फिर ये विधेयक पास हो जाएगा तो मैटर जाएगा पार्लियामेंट में, संसद में। फिर संसद एक विधेयक पारित करेगी और उस विधेयक से जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा। तो अल्टीमेटली जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। विधेयक जो अपनी राज्य की विधानसभा जो है
वो केवल प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती हैं और अंतिम परिणाम जो है, अंतिम जो डिसीजन लेना है वो संसद को लेना है कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट की जो है विधानसभा पारित करके भेज दें एक विधेयक कि हमको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए है, लेकिन संसद जो है उस पर नियम ना बनाए, तो नहीं बनेगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जब तक संसद नियम नहीं बना देता है। संसद ने विधेयक पारित किया कि एक जॉइंट कमीशन होगा हरियाणा और पंजाब के लिए, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया जाएगा। तो अल्टीमेट जो पावर है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने की संसद के पास है। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा और पंजाब के लिए था जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, कुछ समय के लिए था। तो ये एक एग्जांपल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था एक आया था कि MPPSC का गठन किस सेक्शन या किस प्रोविज़न के तहत हुआ था स्टेट और रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो अभी अपन ने देखा है कि सेक्शन 118(3) के तहत MPPSC का गठन हुआ है। तो ये रहा अपना, आपने इस टॉपिक में, इस वाले वीडियो में हमने देखा UPSC के बारे में और MPPSC के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर। इस बार भी हो सकता है कि UPSC का और एक MPPSC का क्वेश्चन तो आ ही जाए। तो जो मैंने बताया है अभी वो आप पढ़ लीजिए, 99% आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 10 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, बचे हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, बचे हुए आयोग हैं, उनके बारे में मैं बना रहा हूँ। जल्दी ही आपको मिल जाएंगे वो टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।